तो वेलकम टू दिस वीडियो दोस्तों। दिस इज द पार्ट 2 इन कंटिन्यूएशन विद द पार्ट 1 जो आपने देखा होगा एसएसबी बेंगलोर के बारे में, जिसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की हैं। हम लोगों को क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, ड्रेस कोड क्या होना चाहिए और हमारे एसएसबी बेंगलोर के आसपास क्या स्टे करने के लिए चीपली क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, लाइक डॉर्मेट्री एट यशवंतपुर रेलवे स्टेशन और होटल्स नियर बाय एसएसबी बेंगलोर। और मैंने स्टेज 1 भी उसी में डिस्कस कर लिया था। तो इस वीडियो में मैं स्टेज 2 डिस्कस करने वाला हूँ। उसमें हम लोग बहुत सारे टेस्ट जो होते हैं उसके बारे में मैं एक एक करके डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे साइकोलॉजी टेस्ट, फिर उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू और फिर उसके बाद जीटीयू एट लास्ट। और फिर जीटीयू के बाद मैं कॉन्फ्रेंस के बारे में भी डिस्कस करूँगा और मैं अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, मेरा क्या अप्रोच था और मैंने कैसे टैकल किया। तो दोस्तों अब शुरू करते हैं हम लोग साइकोलॉजी टेस्ट है। तो हमारा डे 2 स्टार्ट होता है और हमारा साइकोलॉजी में सबसे पहले आता है थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट। तो आपको पता है कि जब भी हम लोग थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट स्टार्ट करते हैं देना, तो उसमें लिखा होता है दिस इज़ द टेस्ट ऑफ इमेजिनेशन। तो हमें इसमें इमेजिनेशन यूज़ करनी है। तो मैं आपको ना एक एक पिक्चर जो मेरे में टैग में आई थी वो मैं डिस्कस करने वाला हूँ। आप थोड़ा सा इमेजिन करना और अपनी लाइफ से रिलेट करना और आप देखना आप इस पर क्या क्या स्टोरी बनाते हो। तो सबसे पहले मैं अपनी पहली पिक्चर का डिस्कस करना चाहूँगा। तो पहली पिक्चर मेरी ऐसी थी कि वन गाय वेयरिंग फॉर्मल्स एंड लुकिंग इनटू द मिरर। तो पहली पिक्चर में हम लोगों ने मैंने ऐसा देखा था कि एक बंदा फॉर्मल्स पहन रहा है और वो मिरर के अंदर देख रहा है तैयार होते हुए। तो आप इसमें कैसा भी बना सकते हैं। मैंने इसमें बनाया था कि वो अपने इंटरव्यू के लिए तैयार हो रहा है। सेकंड पिक्चर ऐसी थी वन गाय वॉकिंग ऑन अ ब्रिज माउंटेनियस रीजन एंड रिवर फ्लोइंग। तो सेकंड पिक्चर में क्या था, एक बंदा है, एक ब्रिज है, उस पर वो घूम रहा है, शाम का माहौल लग रहा था और वहाँ पे पीछे बैकग्राउंड में माउंटेनियस रीजन था और बहुत ही अच्छा मौसम। तो हम लोग थर्ड पिक्चर के बारे में डिस्कस करते हैं। थर्ड पिक्चर आपने बहुत ज़्यादा देखी होगी। इसमें एक बंदा एथलीट मतलब रनिंग किट में था और वो रनिंग कर रहा था। तो इस पे आप लोग स्टोरी बना ही सकते हैं। कितना ज़्यादातर लोगों की स्टोरी इस पे सेम ही थी। फिर चौथी पिक्चर में हमारा ऐसा था ब्रिज बिटवीन द टू माउंटेन्स माउंटेन क्लाइंबिंग। तो हाँ, ये वाला इस वाली पिक्चर में ऐसा था कि आइस केप्ड माउंटेन्स थे। जैसे आपने एवरेस्ट की वीडियोस देखी होंगी, वहाँ पे हम लोग जिस 2 माउंटेन्स होते हैं उनके बीच में एक ब्रिज बनाया जाता है। तो उस ब्रिज पे एक बंदा बैठा हुआ था, तो वो चढ़ने की कोशिश कर रहा था। तो इस पे आप स्टोरी बना सकते हैं। ये हमारी चौथी पिक्चर। फिफ्थ स्टोरी ऐसी थी, एक स्टडी टेबल था, बुक्स थी और एक बंदा उस टेबल पे बैठ के पढ़ रहा था। तो आप इस पे आप स्टोरी देख सकते हो कि एक बंदा अपने स्टडी रूम में अपने टेबल चेयर के साथ बैठा हुआ है, पढ़ाई कर रहा है। हमारी छठवीं पिक्चर थी 4 कैरेक्टर्स 2 मेल्स 2 फीमेल्स इमोशनल एनवायरनमेंट। तो इस वाली पिक्चर में ना बहुत ही सैड सा एनवायरनमेंट था। दो फीमेल कैरेक्टर थे, 2 मेल थे और एक दूसरे को सांत्वना दे रहे थे या समझा रहे थे। तो आप इस पे इमेजिन करिए कि इस पे आप क्या स्टोरी बनाते। हमारी 7वीं पिक्चर थी, एक टेबल था, 4 चेयर्स थी, टी पॉट था और टी कप्स थे। हाँ, ये वाली स्टोरी में ये वाली जो पिक्चर थी ये थोड़ी सी डिफरेंट थी क्योंकि इसमें कोई कैरेक्टर था ही नहीं। इसमें बस एक चीज़ ऐसी थी, टेबल लगा हुआ है, चाय रखी हुई है और टी पॉट है जिसमें से चाय को सर्व कर। तो इसमें आप देख सकते हैं, मतलब ऐसा लग रहा था कि किसी को इनवाइट किया गया तो उसके लिए इनविटेशन की तैयारी हो रही है या कोई अभी मतलब विजिट किया था घर। तो ऐसा कुछ स्टोरी बन। फिर जो 8th पिक्चर थी हमारी, उसमें था 1 मेल लाइंग ऑन अ बोट एंड 1 मेल होल्डिंग राइफल एंड जंगल एरिया एंड रिवर। तो इसमें क्या था, एक बंदा बोट में है और वो ऐसा लग रहा था इंजर्ड है, वो मतलब गिरा हुआ था, आगे की तरफ झुका हुआ था और रिवर का पूरा सीन है और एक सामने बंदा है, उसके हाथ में राइफल है। तो ऐसा लग रहा था और पूरा जंगल वाला बैकग्राउंड था। तो ऐसा लग रहा था वो जो खड़ा हुआ बंदा है जिसके हाथ में राइफल है, शूट किया है जो बंदा बोट में। फिर हमारी जो 9वीं पिक्चर थी उसमें ग्रुप ऑफ पीपल लुकिंग एट द नोटिस बोर्ड। हाँ, तो ये मतलब ऐसा सीन था कि एक नोटिस बोर्ड लगा हुआ है, उस पर बहुत सारे नोटिस लगे हुए हैं और बहुत सारी भीड़, मतलब बंदे मतलब अर्ली 20s में ही होंगे, तो वो उस नोटिस की तरफ देख रहे हैं। ये हमारी 9वीं पिक्चर थी। फिर 10वीं पिक्चर हमारी थी 2 thieves क्लाइंबिंग फोर्ट एंड 3 person मूविंग टुवर्ड्स फोर्ट। तो
10th पिक्चर में क्या था, एक रोड थी, अगल बगल में पूरा जंगल एरिया था, 3 बंदे जा रहे हैं, फॉर्मल्स कपड़े पहने हुए हैं, और एक सामने एक फोर्ट है, उस फोर्ट पे एक मतलब काली काली सी परछाई दिख रही थी, उसमें 2 बंदे रस्सी से ऊपर चढ़ रहे थे फोर्ट की तरफ। तो ये हमारी होगी 10वीं। तो सबसे 11th पिक्चर में हमारा क्या था, मल्टीपल कैरेक्टर्स अराउंड 45 to 50 एज ग्रुप, विलेज बैकग्राउंड और डिस्कस कर रहे थे। तो हमारी 11th पिक्चर में ऐसा था कि जो जैसा हम लोग गांव में पंचायत जैसी होती है, रूम के अंदर बैठे हुए हैं, मतलब बैकग्राउंड भी विलेज वाला था, और जो कपड़े पोशाक पहने हुए थे लोग गांव की थी, और वो लोग डिस्कस कर रहे हैं, और 45 to 50 एज ग्रुप में। तो अब हमारा इसके बाद ब्लैंक स्टोरी आती है, तो ब्लैंक स्टोरी तो आप प्रिपेयर करके जाओगे। तो उसके बाद अब डिस्कस करते हैं वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। तो इस बार वर्ड एसोसिएशन टेस्ट में मैंने ये चीज़ देखा कि बहुत सारे वर्ड रिपीटेटिवली एक दूसरे से कनेक्टेड थे और बहुत बार रिपीट भी हो रहे थे। तो मैं कुछ वर्ड्स का बताऊंगा, वैसे तो 60 वर्ड्स होते हैं, लेकिन अब मैं सारे वर्ड्स तो नहीं बता सकता। जितने वर्ड्स हम लोगों ने बाद में बैठ के डिस्कस किए थे वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले था अट्रैक्ट, फिर अट्रैक्ट के बाद सेकंड था अट्रैक्टिव, जो कि आपस में मिलते जुलते हैं, फिर यूनिटी, फिर कंपनी, कैप्टन, ऑफिसर, अप टू डेट, हेट, चांस, डिसोबीडियंट, कॉन्फिडेंस, टीम, ग्रुप, रेकमेंड, बिहेव, ऑनेस्ट, और प्रैक्टिकल, गन, अनटचेबिलिटी, लीडर, ब्लाइंड, बिलवेड, ब्रिंग, बाय, डांस और इम्पार्शियल। तो ये कुछ वर्ड्स थे जो मेरे वर्ड एसोसिएशन टेस्ट में आए थे। अब हम लोग इसके वर्ड एसोसिएशन टेस्ट के बाद हम लोग डिस्कस करते हैं SRT, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। तो इसमें मैं अब SRT तो बहुत सारी थी, तो मैं अब सारी तो नहीं बता पाऊँगा, मैं कुछ ऐसी मेंशन कर देता हूँ जो जिससे मिलती जुलती हमारी आई थी। तो सबसे पहली थी, ही वॉज कॉल्ड अपॉन टू ऑर्गेनाइज अ वैरायटी शो इन ए स्कूल और कॉलेज, ही वुड। तो ये वाली जो SRT थी, ये मेरी मतलब जो PPTT की पिक्चर थी उस पर जो मेरी थीम थी, तो उसी से रिलेटेड थी, तो मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम हुई नहीं। सेकेंड SRT थी, ही वॉज हार्डली 18 years when his father had a severe heart attack, being the eldest member of the family, he dash। और तीसरी हमारी थी, while on their way back from picnic party in the evening, hardly half of them had crossed the river when the rope bridge broke, he dash। तो ऐसी एक और SRT थी जिसमें क्या था कि हमारा ग्रुप है वो हाइकिंग कर रहा है, तो बीच में आधे लोग हमारे माउंटेन के पीक पे पहुंच जाते हैं और आधे लोग बीच में ही मतलब इतनी हालत ख़राब हो जाती है कि वो ऊपर नहीं जा सकते। तो जो हम हैं वो क्या करेंगे इस सिचुएशन में। तो ऐसी एक SRT और थी। फोर्थ SRT, हिज फादर बिकेम सीवियरली इल एंड नो वन एल्स वॉज एट होम, ही डैश। पांचवी थी, ऑल ऑफ अ सडन फायर ब्रोक आउट इन हिज विलेज एंड फ्लेम्स वर अप्रोचिंग टुवर्ड्स द हेस्टैक, ही विल। हेस्टैक मतलब भूसे के ढेर की तरफ आगे बढ़ रही थी। गांव वालों को अलर्ट करता है वो, ये सब आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों का मेन पार्ट हो जाता है। फिर इसके बाद जो लास्ट सेक्शन जो टेस्ट रह जाता है साइकोलॉजी टेस्ट में, वो होता है सेल्फ डिस्क्रिप्शन। तो सेल्फ डिस्क्रिप्शन में क्या था, सबसे पहले आपके पेरेंट्स आपके बारे में क्या सोचते हैं, फिर आपके टीचर्स आपके बारे में क्या सोचते हैं, और आपके फ्रेंड्स आपके बारे में क्या सोचते हैं। अगर आप वर्किंग हैं तो टीचर्स की जगह आप कलीग्स के बारे में या बॉस आपके बारे में क्या सोचता है वो आप रिप्लेस कर सकते हैं। फिर आपका चौथा आता है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, सेल्फ इमेज, आपकी नज़रों में आप अपने आप को कैसा सोचते हैं अपने बारे में। फिर आता है पांचवा आता है कि आप अपने आप को कैसा देखना चाहते हैं फ्यूचर में। तो ये 5 पार्ट होते हैं जो सेल्फ डिस्क्रिप्शन में होते हैं, जो ज़्यादातर लोग पहले से ही प्रिपेयर करके जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा हो जाता है साइकोलॉजी टेस्ट ख़त्म। फिर मेरा टेस्ट नंबर 2 था, तो टेस्ट नंबर 2 और 1 और 2 को तो हम लोगों को मतलब सीधा साइकोलॉजी हॉल से हम लोगों को टेस्ट देने के बाद हॉल से वापस सीधा हम लोगों को इंटरव्यूइंग रूम दिखाया गया कि यहाँ पे आपको आके इंटरव्यू देना है। तो अब मैं पर्सनल इंटरव्यू के बारे में बात करता हूँ। तो पर्सनल इंटरव्यू में मेरा इस बार मतलब पिछली बार जो मैंने भोपाल में इंटरव्यू दिया था तो वो तो मतलब मैं क्या बताऊँ, मेरा बहुत ही बुरा गया था। मतलब फील आ गया था मुझे कि बहुत ही ख़तरनाक जा रहा है मेरा इंटरव्यू, क्योंकि भाई सारी मतलब गुस्सा हो गए थे।
मतलब सारा कुछ हो गया था उस इंटरव्यू में। तो इस बार थोड़ा सा इंटरव्यू मेरा डिफरेंट था और मैं थोड़ा सा लाइट अप्रोच के साथ जा रहा था। इस बार मैंने ज़्यादा ओवर थिंक नहीं किया था, पहले मैं बहुत ज़्यादा सोच रहा था, नर्वस था इंटरव्यू को लेके। इस बार मैं बहुत ही लाइट माइंडेडली गया अंदर, बहुत ही अच्छा इंटरेक्शन हुआ। और मुझे इसमें सबसे पहले पूछा गया, सबसे पहले मेरा नाम पूछा गया और मेरे नाम का मतलब पूछा गया। फिर उसके बाद सबसे पहले एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में पूछा कि आप 10th 12th आपने कहाँ से किया, कितने मार्क्स स्कोर किए हैं, आपके फेवरेट सब्जेक्ट कौन से थे और वो सब्जेक्ट बताइए जो आप डिसलाइक करते हो। और अपने टीचर्स के बारे में बताओ, कौन सा टीचर फेवरेट था, कौन सा तुम्हें पसंद नहीं था। और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ ड्यूरिंग द स्कूल टाइम और द कॉलेज टाइम, कॉलेज में आपने क्या स्कोर किया है और कॉलेज में आपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में क्या पार्ट लिया है। और आपके कॉलेज में कौन कौन से दोस्त थे, कौन सा दोस्त आपको ज़्यादा पसंद है, वो पसंद क्यों है, उसके 2 पॉजिटिव पॉइंट बताइए, 2 नेगेटिव पॉइंट बताइए। तो ये मेरा एजुकेशन से रिलेटेड था। फिर एजुकेशन के बाद हमारा शुरू होता है फैमिली। तो फैमिली में सबसे पहले हमारा पेरेंट्स के बारे में मेरे से पूछा गया, फादर मदर सिबलिंग्स क्या करते हैं, क्या नाम है और अभी ये लोग क्या कर रहे हैं, कहाँ पे हैं। और फिर सिबलिंग्स के बारे में पूछा कि अच्छा तुम्हें अपने भाई बहनों में सबसे कौन अच्छा लगता है, उसके बारे में 2 पॉजिटिव बताओ, 2 नेगेटिव बताओ। और अगर आप किसी प्रॉब्लम में फंस जाते हो तो आप अपने पापा के पास जाओगे या मम्मी के पास जाओगे। तो ऐसे ही मतलब फैमिली से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे थे और इसमें काउंटर क्वेश्चन भी किया था। और एक क्वेश्चन ये भी था कि आप अपने जो अभी जैसे मैं अभी जॉब नहीं कर रहा हूँ तो मेरे से पूछा था कि आपको जो पॉकेट मनी मिलती है वो आप कैसे खर्च करते हो, तो वो सब पूछा था। फिर उसके बाद फैमिली बैकग्राउंड के बाद आ गए थे इंटरेस्ट और हॉबीज़ पे। तो इंटरेस्ट और हॉबीज़ भी मेरा नॉर्मल ही गया था, उसमें ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम मुझे इशू दिखा नहीं। फिर हॉबीज़ और इंटरेस्ट के बाद थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चंस पे आए। मैंने 10th के बाद साइंस क्यों ली थी, फिर 12th के बाद मैंने ड्रॉप क्यों लिया था, ड्रॉप के बारे में पूछा कि अच्छा ये क्या सिचुएशन थी, ड्रॉप क्यों लिया, फिर ड्रॉप के बाद क्या इम्प्रूवमेंट किया। और फिर मैंने बीटेक में मेरी इलेक्ट्रिकल स्ट्रीम है तो मैंने इलेक्ट्रिकल स्ट्रीम क्यों चुनी, फिर उससे रिलेटेड टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे गए। और मैं एक बात और बता दूं कि आप ना कभी भी इंटरव्यू में कभी भी झूठ मत बोलना, क्योंकि झूठ बोलते ही अगर उसको थोड़ा सा भी पता चल गया तो थोड़ा सा भी जो भी चांस है ना आपका सेलेक्ट होने का वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि उन लोगों को ऑनेस्ट बंदा चाहिए, इंटीग्रिटी होनी चाहिए बंदे में, हाई मोरल होना चाहिए। तो अगर आपने झूठ बोलने की सोच लो तो बिल्कुल मत बोलना भाई। मैं तो ये बताऊंगा, उनको पता चल जाता है कि आप झूठ बोल रहे हो, वो काउंटर क्वेश्चन कर देगा, आपको समझ नहीं आएगा और आपकी सच्चाई बाहर आ जाएगी। तो झूठ तो बिल्कुल मत बोलना। और मैं एक और बात बताना चाहूँगा, इस बार इंटरव्यू में क्या हुआ, मेरे कुछ बैचमेट्स थे मतलब इसी वाले एसएसबी में से, तो उन बंदों ने मतलब एक बंदे ने वेट लिख दिया था 71 किलो। मैं अभी चेस्ट नंबर नहीं बोलूँगा वरना वो गुस्सा हो जाएगा कि ये क्या सबको बता रहा है। तो ये मैं सबको बताने के लिए बता रहा हूँ कि उसने 71 किलो लिख दिया था, किलोग्राम्स लिख दिया था वेट, लेकिन उसका वेट थोड़ा सा ज़्यादा था। तो अब भाई वो देखने से उसको समझ आ रहा था, वो नेवी का ऑफिसर है तो उसको इतना तो इल्म हो ही जाता है कि बंदे का वेट कितना होगा। वो इतने इंटरव्यू ले रहा है तो सामने सबके वेट देख रहा है PIQ में। तो अब उसने उस बंदे से पूछा कि अच्छा आपका वेट कितना है, तो उसने वही PIQ में जो था वो बता दिया। फिर उसके साथ ये प्रैंक हो गया कि वहाँ पे ना वेइंग मशीन रखी हुई थी, तो उसने बोला अच्छा वेइंग मशीन पे आओ। तो वेइंग मशीन पे जब वो बंदा गया तो उसका वेट निकला 76 किलो। तो भाई समझ रहे हो फिर उस बंदे को क्या ही फील हुआ होगा। तो इंटरव्यूअर बोलता है कि अच्छा लगता है कि तुमने पिछले 4-5 दिनों में 6 किलो वेट गेन कर लिया है। तो वो भी हंस दिया। अब वो भाई ऐसी सिचुएशन होती है कि यहाँ पे कुछ कर भी नहीं सकते हो। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि मतलब जो सच है वही लिखना और जो सच है वही बोलना, ये ज़्यादा अच्छा है किसी झूठ बोलने से। तो इंटरव्यू में ऐसा था। और एक और चीज़ बताना चाहूँगा, जो मैंने आपको बताया था कि स्टेज 1 में जब मैं ब्रेकफास्ट कर रहा था तो मुझे दर्शन, जिसका चेस्ट नंबर 18 है, उसने मुझे रिकॉग्नाइज़ कर लिया था। उसने बोला था कि यू आर अ यूट्यूबर। तो ऐसे बात हो रही थी मेरी। तो क्या हुआ, जब दर्शन का इंटरव्यू चल रहा था प्रेसिडेंट साहब के साथ, तो प्रेसिडेंट सर ने इससे पूछा कि अच्छा ये बताओ कि तुमने इसकी SSB की तैयारी कैसे की, क्योंकि वो फ्रेशर था। तो उसने बहुत सारे बताए कि कहाँ से कौन सी बुक पढ़ी SSB के लिए। फिर उसने बोला कि सर जो चेस्ट नंबर 2 है
तो वो यूट्यूब वीडियोस बनाता है, तो मेरे को वो वीडियो से बहुत हेल्प मिली। तो प्रेसिडेंट सर ने ना मेरा चेस्ट नंबर पूछा, नाम पूछा, अब पता नहीं उस नाम नंबर का क्या किया उन्होंने, लेकिन उन्होंने पूछा। लेकिन जब मेरे को दर्शन ने बताया ना तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि भाई ठीक है, सही है भाई, बता रहे हो। तो बस फिर इंटरव्यू हो गया हमारा। तो पर्सनल इंटरव्यू में ज़्यादातर जीएस के क्वेश्चंस भी पूछे गए थे। जीएस और नेवी से रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस पूछे गए थे कि शिप पे पावर जनरेट कैसे होती है, सबमरीन कैसे काम करती है, एरोप्लेन कैसे उड़ता है, प्रिंसिपल बताओ कि जो शिप्स होते हैं वो फ्लोट क्यों करते हैं ओशन में। एक और चीज़ पूछी थी, 5 इंटरनेशनल और 5 नेशनल न्यूज़ तो पक्का करके जाना, क्योंकि हम लोगों से पूछा गया था 2 इंटरनेशनल न्यूज़ और 2 नेशनल न्यूज़। तो न्यूज़ तो पक्का करके जाना एसएसबी में जाने से पहले। तो मोस्टली एज ए पर्सनल इंटरव्यू में यही सब पूछा था। और मेरा इंटरव्यू ना इस बार मॉडरेट गया था, मुझे पता ही नहीं चला कि ख़राब गया है कि अच्छा गया है। और चेस्ट नंबर 1 जो रेकमेंड हुआ था उसका इंटरव्यू भी बिल्कुल सिमिलर लाइन्स में था। तो हम लोगों का इंटरव्यू हो गया था। इसके बाद पर्सनल इंटरव्यू होने के बाद हमारा ये दूसरा ही दिन था एसएसबी का। तो हमारा जो जीटीओ था, जीटीओ 1 और 2 दोनों हमारे 3rd और 4th डे पे होते हैं। लेकिन इस बार क्या हुआ, हमारा एक ही दिन में सारा जीटीओ कर दिया गया। तो हम लोग 24 बंदे स्क्रीन इन हुए थे। तो 1 to 6 एक ग्रुप बना दिया गया और 13 to 18 एक ग्रुप बना दिया गया। एक फ्रेशर्स का ग्रुप था, एक रिपीटर्स का ग्रुप था। तो हम लोगों का जीटीओ तीसरे दिन में ही करवा दिया गया, पूरा जीटीओ। तो मैं जीटीओ की बात करूँ तो सबसे पहले हम लोगों का ग्रुप डिस्कशन हुआ था। तो ग्रुप डिस्कशन में हम लोगों के पास 2 टॉपिक थे, उनमें से एक टॉपिक चुनना था। तो पहला टॉपिक था वो इंडिया एंड श्रीलंका हैव कॉर्डियल रिलेशंस, व्हाई। और सेकंड हमारा टॉपिक था इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री, स्टेट मेजर रीजंस। हमारे बैच में हम लोगों ने चुना था इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री, व्हाई। फिर उसके बाद हमारा अच्छा डिस्कशन हुआ था। उसके बाद हमारा टॉपिक 2 जो था, जिसमें हम लोगों को ऑप्शन नहीं मिलता, वो टॉपिक था व्हाट आर द मेजर रीजंस फॉर सुसाइड्स इन इंडिया। जीडी हो गया। जीडी के बाद हमारा शुरू होता है ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज। तो ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज भी हमारी बहुत ही स्मूथ हो गई थी, उसमें कोई इशू नहीं हुआ था। हमारे पास एक पूरा मैप दिखा दिया गया था। तो मैं आपको बस मेजर प्रॉब्लम्स बता देता हूँ, हम लोगों ने कैसे प्रायोरिटाइज किया था और प्लानिंग, और आप वो खुद थोड़ा सा इमेजिन करिए कि कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमारा एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स होता है, 6 मान लीजिए। वो लोगों को एक सिटी से दूसरी सिटी जाना होता है। वो लोग एक टी स्टॉल पे रुकते हैं, वहाँ पे उन लोगों को 4 प्रॉब्लम्स मिलती हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम जो हमने प्रायोरिटाइज की थी वो था एक एक्सीडेंट बिटवीन अ कार एंड अ ट्रक। तो उसमें 2 बंदे इंजर्ड हो जाते हैं। तो हम लोगों ने इस प्रॉब्लम को सबसे ऊपर रखा था प्रायोरिटी में। फिर दूसरा जो था एक जग्गा जो कि एक बदमाश होता है, वो एक गाँव में जाके वहाँ के कुएं को पॉइजन करना चाहता है। तो ये हम लोगों ने दूसरी प्रायोरिटी पे रखा था, क्योंकि यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ ह्यूमन लाइव्स आर एट थ्रेट। तो इसको हमने सेकंड नंबर पे रखा था। तीसरी हमारी जो प्रॉब्लम थी वो थी एक रिजॉर्ट था, वहाँ पे हम लोगों ने वहाँ पे एक बस पर एक पेड़ गिर जाता है, तो उसमें जो स्कूल चिल्ड्रन होते हैं वो ट्रैप हो जाते हैं। तो हमने ये तीसरी प्रॉब्लम रखी थी। और एक चौथी माइनर प्रॉब्लम थी जो कि मतलब हे स्टैक, मतलब भूसे का ढेर होता है, उसमें आग लगी होती है। ये एक माइनर प्रॉब्लम होती है जो डिस्ट्रैक्ट करने के लिए होती है। तो हम लोगों ने फिर इसको अकॉर्डिंगली ग्रुप को सब डिवाइड किया इनटू सब ग्रुप्स और फिर सारी प्रॉब्लम साइमल्टेनियसली सॉल्व कर। तो हमारा ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज हो गया। ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज होने के बाद मैं डिस्कस करना चाहूँगा फिर हमारा हुआ पीजीटी, प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क। तो प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क में हम लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम हुई नहीं थी, इजीली सॉल्व होते गए थे हमारे सारे जो टास्क थे। फिर प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क के बाद हमारे पास हाफ ग्रुप टास्क आया, हाफ ग्रुप टास्क भी हो गया। फिर उसके बाद आया ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस। तो हमारी जो दूसरा बैच था जो चेस्ट नंबर 13 to 18 था, तो हमारा उसके साथ कंपटीशन था। हम लोग जीत नहीं पाए क्योंकि हम लोगों को पेनल्टी लग गई थी। तो पेनल्टी की वजह से हम लोग थोड़ा सा पीछे रह गए, वरना हम लोगों ने सारे ऑब्स्टिकल्स पहले पार कर लिए। ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस के बाद हमारा हुआ लेक्चरेट, क्योंकि हम लोग की एनर्जी बहुत सारा खर्च हो गई थी ग्रुप ऑब्स्टिकल में, तो हमारा लेक्चरेट शुरू हुआ। तो लेक्चरेट में टॉपिक मैं डिस्कस कर लेता हूँ। जो मेरा टॉपिक था वो था ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। क्रिप्टो करेंसी था, इंडियन मैरिज, वेस्टेज ऑफ मनी, इंटरनेट बैंकिंग, टैक्स इन्वेशन, मोबाइल SMS, पोस्ट ऑफिस, एनर्जी क्राइसिस और टेररिज्म,
क्रिकेट वर्सेस फुटबॉल, सेकुलरिज्म, रोल ऑफ मीडिया, चाइल्ड लेबर, ट्रांसजेंडर, चिल्ड्रन टुडे आर मोर इन इंडोर्स देन आउटसाइड, बेगर्स इन इंडिया, यूनिवर्सिटी एजुकेशन इन इंडिया। तो ऐसे ही हमारे लेक्चर टॉपिक्स थे। फिर उसके बाद मैं बात करना चाहूँगा इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल्स का। इसके बाद हमारे इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल होते हैं। तो लास्ट टाइम मैं जब भोपाल गया था तब मैंने आपको बताया था कि जब मैं टाइगर लीग कर रहा था तो मेरे हाथों में लग गई थी ड्यूरिंग टाइगर लीग। तो इस बार मैंने क्या किया, इस बार मैंने अपनी स्ट्रेटेजी पहले से ही बना ली थी। तो मैंने स्टार्ट किया बैलेंसिंग बीम से, क्योंकि अगर हम लोग बैलेंसिंग बीम लास्ट में करते हैं ना तो हमारा बैलेंस बहुत ही बिगड़ जाता है। तो सबसे पहले मैंने बैलेंसिंग बीम से स्टार्ट किया और सारे ऑब्स्टिकल कंप्लीट किए 10 के 10। और 10 के बाद मैंने जो रिपीट किया वो टाइगर स्लीप था। और इस बार इतना अच्छे से किया कि मुझे बहुत ही प्राउड फील हो रहा था अपने आप पे, क्योंकि लास्ट टाइम मुझे चोट लग गई थी। इस बार मैंने टाइगर लीग ही 2 बार किया और उसके सबसे ज़्यादा मार्क्स होते हैं, 10 मार्क्स होते हैं उसके एक बार करने में। फिर हमारे इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स हो गए। फिर इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स होने के बाद फिर उसके बाद हुआ हमारा कमांड टास्क। तो कमांड टास्क का तो अलग ही मज़ा था, मतलब मैं तो फुल एंजॉय कर रहा था इस बार एसएसबी को। तो मेरा कमांड टास्क आया, उसमें मेरे से जीटीओ ने पूछा कि अच्छा ये बताओ तुम्हें मम्मी और पापा में से सबसे ज़्यादा प्यार तुम सबसे ज़्यादा प्यार किससे करते हो। तो मैंने सोचा ये तो बहुत ही वो ट्रिकी क्वेश्चन है। तो मैंने बोला कि सबसे पहले तो मैंने यही बोला कि सर मैं चूज़ तो नहीं कर सकता। तो बोलता अरे ये सब छोड़ो, तुम बताओ एक तो होगा कोई जिसको तुम थोड़ा सा ज़्यादा लाइक करते होगे। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है। तो मैंने बोला सर माय मदर। तो सर ने बोला कि अच्छा ठीक है। तो मेरे को कमांड टास्क ऐसा दिया था कि बीच में एक बॉम्ब सा जो रखा रहता है ना, हम लोगों को निकालना होता है। उस बॉम्ब को साइड में एक पैरामीटर खिंचा होता है, उसके अंदर सारे ऑब्स्टिकल पार करके हम लोगों को वो बॉम्ब निकालना। तो वो बोलते कि सर ने बोला कि ये जो बीच में रखा है ये तुम्हारी मदर के लिए गिफ्ट है, तो ये तुम्हें अपनी मम्मी के लिए निकालना है। तो फिर मैंने अपने सबऑर्डिनेट्स को बुलाया। तो सबसे पहले मतलब मैं इंजॉय कर रहा था। तो मैंने अपने सबऑर्डिनेट्स को बोला जेंटलमैन दिस इज अ गिफ्ट फॉर माई मदर, बी केयरफुल एंड वी नीड टू कंप्लीट दिस टास्क। तो बहुत ही मज़ा आ रहा था, जीटीओ भी थोड़ा एंजॉय कर रहा था। फिर उसने मेरे को डांट लगा दी। उसने बोला कमांडर यू हैव वेस्टेड योर 1 मिनट ऑलरेडी, यू आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। तो मैंने बोला यस सर आई विल कंप्लीट दिस टास्क। फिर उसके बाद मैंने टास्क किया, तो मैंने एक तरीके से कर दिया था। तो फिर वो बोलता नहीं तुम यहाँ से नहीं वहाँ से करके दिखाओ। फिर मैंने दूसरी जगह पे गया, वहाँ से भी करके दिखा दिया। तो मेरा कमांड टास्क भी बहुत बढ़िया चला गया था। फिर उसके बाद कमांड टास्क हमारा हो गया। तो उसके बाद दोस्तों सारे टास्क हो गए थे। फिर लास्ट में एक रह जाता है फुल ग्रुप टास्क। तो उसमें तो अलग ही मज़ा चल रहा था, हम लोग बिल्कुल चार्ज अप थे। तो फुल ग्रुप टास्क में भी हमें टाइम नहीं लगा, जल्दी से हमने सॉल्व कर लिया। इसी के साथ हमारा जीटीओ ख़त्म हो गया। और जीटीओ हमारा एक ही दिन में पूरा हो गया था, मतलब 2 ही दिन में हमारी मेन पूरी एसएसबी हो गई थी। तो हमारे पास जो चौथा दिन था वो पूरा फ्री था, तो हम लोगों ने पूरा एंजॉय किया चौथे दिन को। फिर उसके बाद हमारा कॉन्फ्रेंस डे आया। तो कॉन्फ्रेंस डे में हम लोगों को चेस्ट नंबर चेंज कराए गए। जो हमें पहले चेस्ट नंबर मिले थे वो दूसरे दिए गए कॉन्फ्रेंस के लिए। फिर हमारी कॉन्फ्रेंस स्टार्ट होती है अराउंड 9 AM ऑन 5th डे और 10 बजे तक हमारी ख़त्म हो जाती है। तो जो जिन बंदों को रिकमेंड करने जा रहे थे ना वो लोग, तो उन लोगों से टाइम ले रहे थे, उन लोगों का डिस्कस कर रहे थे कैंडिडेट्स को अंदर बुलाने से पहले। और उसके बाद जिसको रिकमेंड करना था उनसे ज़्यादा क्वेश्चंस भी पूछ रहे थे। तो और एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, चेस्ट नंबर 1 जो रिकमेंड हुआ था, तो उससे प्रेसिडेंट सर ने पूछा था कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे अलावा कौन बंदा डिजर्व करता है रिकमेंड होना। तो उसने चेस्ट नंबर 2 बोला था। तो मेरे को तो जब उसने आके बताया था मैंने बोला वाह भाई थैंक यू, अच्छा लगा सुन के। आधे 1 घंटे बाद हम लोगों के रिजल्ट अनाउंस कर दिए गए, वह उसी हॉल में जहाँ पे हम लोगों को स्क्रीनिंग के रिजल्ट अनाउंस किए थे। उसके बाद हमारे 24 में से 4 बंदे रिकमेंड हुए, चेस्ट नंबर 1, चेस्ट नंबर 14, चेस्ट नंबर 6 और चेस्ट नंबर 22। और फिर हम लोगों को बोला गया कि हम लोगों का एक तो खाने के पहले हम लोगों के रिजल्ट अनाउंस कर दिए थे कॉन्फ्रेंस के। तो सर ने बोला था कि खाना पक्का खा के जाना, दुखी नहीं होना कि मतलब रिकमेंड नहीं हो तो मतलब खाना भी नहीं खा के जाओगे। तो भाई हम लोग फिर रिजल्ट अनाउंस होने के बाद हम लोग मैस में गए, वहाँ पे चिकन बिरयानी बनी हुई थी, चिकन बिरयानी खाई। और मेरे को फॉर्चुनेटली 12:45 पे ट्रेन मिल गई थी और 11:30 पे हमारा रिजल्ट अनाउंस हुआ। 5-10 मिनट में लंच किया और हम लोग सीधा स्टेशन की तरफ गए, ट्रेन पकड़ी, वापस ग्वालियर आ गए। तो बस यही जर्नी थी बैंगलोर की।
और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है या कुछ भी नया जानने को मिलता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।